शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मरकजी हुकूमत दहशत गर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के गिर्द फंदा कस रही है। टीआरएफ के बाद मरकज ने दहशतगर्द तंजीम पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट पर पाबंदी आयद कर दी है। यह तंजीम लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस, सियासतदानों और शहरियों को धमकियां भी जारी करती है। हुकूमत ने यूएपीए के तहत यह कार्रवाई की है। पीएएफएफ जैश ए मोहम्मद की प्रॉक्सी तंजीम है जो हिंदुस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस रही है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तेजिंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हुकूमत की पॉलिसी रही है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, और अब देखा जा रहा है कि पूरी जमीनी सतह पर उस पॉलिसी को पूरी तरह से अमलाया जा रहा है। सही कहा आपने। आतंकवाद के खिलाफ जो एक मुहिम है उसमें ये कुछ कदम जो हैं उठाए जा रहे हैं, जिनका एक जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस होगा। एक दिन पहले ही टीआरएफ जो रेजिस्टेंस फ्रंट है और लश्कर तोयबा की एक फ्रंटल आउटफिट है उसे बैन कर दिया गया, उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अब कल एक ऑर्डर नया इशू हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिसमें पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट पीएएफएफ जो कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का एक फ्रंटल आउटफिट है उसे बैन कर दिया गया है। ये जो पीएएफएफ है इसका जो गठन है वो 2019 में हुआ था। ये पाकिस्तान की एक चाल थी कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बचने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा जैसे आतंकी संगठन जो हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन से चलते हैं, पाकिस्तान ही उन्हें पुष्टपनाही देता है, पाकिस्तान ही हथियारों की ट्रेनिंग देता है। तो पाकिस्तान ने दुनिया को गुमराह करने के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए ये जो आतंकी संगठन थे इनके नए नामकरण किए। जो लश्कर तोयबा था वो टीआरएफ बन गया और जो जैश ए मोहम्मद था वो पीएएफएफ बन गया। तो उसके बाद कई आतंकी घटनाओं को पीएएफएफ ने अंजाम दिया, जिसमें सुरक्षा कर्मियों पे हमला था, उन्हें धमकियां देनी थी, सिविलियंस पे हमला था, लोगों पे हमला करना था, उन्हें मौत के घाट उतारना था। तो इस तरह की गतिविधियों को पीएएफएफ अंजाम देता रहा और ऐसी कंस्पिरेसीज रचता रहा जो भारत की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी के और नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ था। तो उस वजह से अभी जो हथियारों की तस्करी करना, नारकोटिक्स की तस्करी करना, तो पीएएफएफ जो इस तरह के जितने भी भारत विरोधी गतिविधियां थी उनमें मुलविस पाया गया। तो फाइनली जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन निकाल के ये जो आतंकी संगठन है पीएएफएफ इसे बैन कर दिया और इसे आतंकी संगठन जो है वो घोषित कर दिया। जी बिल्कुल। तेजिंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस तंजीम के पस मंजर के ताल्लुक से कि कब से ये तंजीम सरगर्म है? देखिए 2019 से ये तंजीम जो है सरगर्म है। 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी तो पूरी दुनिया की नजर थी, पाकिस्तान ये चाहता था कि पूरी दुनिया जो है उसका फोकस कश्मीर पे रहे, लेकिन पाकिस्तान का जो नाम है वो बीच में ना आए। पाकिस्तान ये चाहता था कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा हो, लोग प्रोटेस्ट करें, लोग सड़कों पे आए, आतंकी हमले हों, लेकिन लोगों ने 370 हटने के बाद जो था अपनी पूरी जो जिंदगी थी, जो डेली रूटीन लाइफ थी वो नॉर्मल रही। तो इसलिए बौखलाहट में पाकिस्तान ने ये आतंकी संगठन जो है नए नाम के साथ उन्हें सामने लाया ताकि वो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे। तो 2019 से जैसे टीआरएफ का भी गठन जो है 2019 से हुआ था और ये जो पीएएफएफ है इसका भी गठन 2019 से हुआ था। पीएएफएफ की एक बड़ी रणनीति ये थी कि यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए जब भी पीएएफएफ आतंकी घटना को अंजाम देता था तो उसका वीडियो बनाता था। अगर आपको याद होगा श्रीनगर में जब नॉर्थ कश्मीर में निहत्थे पुलिस वालों पे हमला किया गया या सीआरपीएफ पे हमला किया गया तो बॉडी कैम से इस पीएएफएफ ने वीडियो इन्होंने शूट किए और वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किए ताकि उससे जो कश्मीरी यूथ है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, रेडिकलाइज हो। लेकिन इनके मंसूबे हमेशा
सुरक्षा एजेंसी फेल करती रही है। 2019 से लेकर अब तक कई आतंकी गतिविधियां जो हैं, आतंकी हमले जो हैं, वो PAFF ने अंजाम दिए हैं कश्मीर घाटी में। तो ये जैश मोहम्मद का फ्रंटल आउटफिट है। तो इसलिए इनके जो आतंकी थे वो ज्यादातर पाकिस्तानी माने जाते हैं, पाकिस्तानी हैं। लोकल भी कुछ सपोर्ट है, लेकिन ज्यादातर जैश के आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी होते हैं। जी तो चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ सीनियर एडिटर JKLH के तेजिंद्र सिंह सोनी। तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और इसी मौजू पर हमारे साथी शैलेंद्र वांगू और फजा जैनब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजिंद्र, माफ कीजिएगा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल ही हमने देखा कि TRF तंजीम पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है और आज अब दूसरी तंजीम पे PAFF पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से दहशतगर्दाना तंजीमों ने अलग अलग नाम देकर अपनी तंजीमों को आगे बढ़ाते हैं, क्या कुछ आगे का रद्द-ए-अमल रहेगा मरकजी हुकूमत की जानिब से? देखा कि शैलेंद्र बंदी आयद कर दी गई और आज अब दूसरी पे क्या लगता है आप? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है शैलेंद्र? मैं अपना सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी। मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से हमने देखा कि कल TRF तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी गई है और आज PAFF तंजीम पर भी आयद पाबंदी कर दी गई है, तो हुकूमत की जानिब से आने वाले वक्त में किस तरह के और सख्त इक़दामात रहेंगे? शैलेंद्र, शायद मेरी आवाज शैलेंद्र तक नहीं पहुंच पा रही है, तो राबता करेंगे समीर भट्ट से जो कि जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि मरकज की जानिब से अब पूरा शिकंजा कसता ही जा रहा है, चूंकि जीरो पॉलिसी टॉलरेंस जो है वो अपनाई जा रही है और पूरी तरह से सफाया किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ही कहा, अगर हम पीपल अगेंस्ट फासिस्ट फ्रंट की बात करें तो इन्होंने बहुत ज्यादा आतंकवादी हमले किए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, राकेश पंडिता जो थे वो एक कॉर्पोरेटर थे, कश्मीरी पंडित। वो त्राल एरिया में अपना काम करते थे, वहां कॉर्पोरेटर चुने गए थे। उनकी हत्या जब हुई उसके बाद पीपल अगेंस्ट जो पाफ है उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। उसके बाद आपको याद होगा राजौरी में जो एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 4 फौजी जांबाज हुए थे ईद उल अदा के दिन, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली। मेंढर में एक बहुत बड़ा इनकाउंटर है जिसमें 9 हमारे फौजी शहीद हुए थे 2021 में, उसकी भी जिम्मेदारी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसी आउटफिट ने ले ली। और जो अभी यहाँ पे DIG लोहिया का कत्ल हुआ था उस पे भी इन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो ये जो आतंकवादी संगठन है ये अब बहुत एक बड़ा खतरा बन गया था और उनकी गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ गई थी अगर हम पिछले 2 साल की बात करें। हालांकि ये 19 में इसका गठन हुआ था, धारा 370 हटा दी गई थी, लेकिन TRF के बाद TRF ने कमान संभाल ली, लेकिन उसके बाद जो ये फासिस्ट फ्रंट है, एंटी पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फ्रंट है, इन्होंने अपना अमल किया और कई मिलिटेंसी के वारदातों में ये शामिल हुए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली। देखिए, राकेश पंडिता जो थे वो कॉर्पोरेटर थे और वहां पे अपना काम करते थे। त्राल एरिया में एक मिलिटेंसी इन्फेक्टेड एरिया होने के बावजूद भी वहां से चुने गए थे और अपना अच्छी तरह से, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पे राजौरी में, मेंढर में और कश्मीर वैली में भी उन्होंने बड़े हमले किए हैं। तो अब जाके गवर्नमेंट ने माना है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये आउटफिट है, ये दहशतगर्द आउटफिट है, ये एक खतरा बन चुकी है। जिस तरह TRF है उसी तरह ये भी और ये भी जिस तरह से ये जैश का ऑफशूट है, लश्कर तोयबा जो है, TRF जो है वो लश्कर का ऑफशूट है, लेकिन क्योंकि ये भी फेसलेस हिसाब से काम करते हैं ये जो इस आउटफिट के और लोग हैं, तो इसको सेंटर ने माना है कि एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए। तो उसी बिना पे इसको भी आज बैन कर दिया, कल शाम को बैन कर दिया गया। तो एक बड़ा कदम है TRF को बैन करने के 24 घंटे के अंदर ही दूसरी आउट जो है पाप को ये
बैन कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयां हैं मिलिटेंसी के खिलाफ, अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब लामबंद हो गई है और मिलिटेंसी के खिलाफ जो टेरर नेटवर्क है उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और ज्यादा कड़े फैसले शुरू करना, बिल्कुल उम्मीद तो यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो भी इस तरह की तंजीमें हैं उन्हें पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया जाएगा। हमारे साथ फजा जैनब भी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फजा जैनब, जिस तरह से सेक्शन 35 यूएपीए के तहत ये तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो श्रीनगर में इस ताल्लुक से क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें इंशा कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन पीपल एंटी फेसिस्ट फ्रंट को जो बैन कर दिया गया है, इसमें अगर मेन पॉइंट्स का जिक्र किया जाए तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें ये मेंशन किया है कि पहले ये इनका जो काम है रेगुलर बेसिस पे जो है ये थ्रेट इशू करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। उसके अलावा जो सिविलियंस यहाँ पर दूसरी रियासतों से काम करने के लिए आते हैं उनको भी थ्रेट इशू करते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स को भी। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने किया है, थ्रू सोशल मीडिया और फिजिकली ये जो मिलिटेंसी है उसको प्रमोट करते हैं, उसको एनकरेज करते और वायलेंट एक्ट्स को अंजाम देने की कोशिश रहती है इनकी। इसके अलावा उन्होंने रेडिकलाइजेशन का जिक्र किया है कि किस तरीके से वो रेडिकलाइज करते हैं यूथ को, ट्रेन करते हैं उनको आर्म्स, एम्यूनेशंस और एक्सप्लोजिव्स जो है उनको हैंडल करने के लिए। रही बात श्रीनगर की, आपको भी पता है कि श्रीनगर में जो है इस साल की भी अगर बात करें तो कितनी ऐसी वारदातें पेश आई जिसमें जो कि यही मिलिटेंसी एक्ट्स थे और कितनों की जानें चली गई। जिस तरीके से हमारे साथी जो है समीर भट्ट ने जिक्र किया कुछ मिलिटेंसी एक्ट्स का, जो कि 3 जून 2021 में जो राकेश पंडिता का कत्ल किया गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है इसी पीपल्स एंटी फेसिस्ट फ्रंट ने। तो जिस तरीके से डीजीपी दिलबाग सिंह की अगर बात की जाए तो उन्होंने हाल फिलहाल में कहा कि यहाँ पर जो मिलिटेंसी है वो आखिरी सांसें ले रही है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 56 फॉरेन मिलिटेंट्स को यहाँ पर जो है इस साल मारा गया है, जो कि पिछले कई सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो यही अगर मद्देनजर रखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर इससे जो है पीस बढ़ता है, डेवलपमेंट आता है। जाहिर सी बात है जब एक सिटी में, जब एक एरिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है और लगातार ऐसे मिलिटेंसी एक्ट्स होते रहते हैं तो लोगों में भी कहीं ना कहीं एक परेशानी रहती है। लोग भी जो है हमारे साथ शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र वांगो, आपसे जानना चाहेंगे कि मरकज की जानिब से बहुत ऐसे इकदाम उठाए जा रहे हैं जिससे साफ वाज़ेह होता है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पूरी तरह से अमलाई जारी है। शैलेंद्र, हम फिर से अपनी नुमाइंदे से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। शैलेंद्र वांगो से हम फिर से अपना सवाल दोहराएंगे अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि मरकज की जानिब से आने वाले वक्त में किस तरह के और इकदाम उठाए जाएंगे? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहेंगे कि समीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मरकज की कार्रवाई पे दर पे हो रही है तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मिलिटेंसी अब आखिरी सांसें गिन रही है, आखिरी लम्हों में। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि हम ये कहेंगे कि पूरा फ्री होने वाला है कुछ ही देर के बाद, लेकिन हाँ, जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरह से एक्ट बना, जो पाबंदी लगाई जा रही है, बैन किया जा रहा है आउटफिट्स को, टेरर आउटफिट को एक के बाद एक, जाहिर तौर पर जब बैन होती है कोई आउटफिट तो उसका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोबिलाइजेशन होता है, जो चैनल्स होते हैं, उनके नेटवर्क्स होते हैं, जो जिस रूट से उनको पैसा मिलता है। जी, तो चलिए, बेहद शुक्रिया। हमारे साथ फजा जैनब, समीर भट्ट और शैलेंद्र वांगो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो तमाम तर नुमाइंदों का हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाजरीन, यहां पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 16 channels, 15 languages, 26 states.
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। वादी कश्मीर मुसलसल शदीद सर्दी की जद में है। चिले कलां के दौरान वादी में ठठराते देने वाली सर्दी पड़ रही है और कई जगहों में दर्जे हरारत लगातार मनफी से नीचे दर्ज किया जा रहा है। सर्दी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू में भी सर्द हवाओं और ठंड से लोगों का बुरा हाल है। हमारे साथ अनंतनाग से बराह रास्त मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे कि अनंतनाग में इस वक्त मौसम का क्या कुछ हाल है? बिल्कुल इंशा, हम आपको बता दें कि जिस तरह से आपने कहा कि जो वादी कश्मीर है अभी जो है सर्द तरीन मौसम जो पीरियड होता है चिले कलां, तो उससे जो पीरियड होता है चिले कलां तो उससे गुजर रही है। तो इस हवाले से जो दर्जे हरारत है अक्सर बेशतर जो है दिन के औकात और रात के औकात में भी मनफी रहता है, यानी कि -डिग्री सेल्सियस में चला जाता है जो टेम्परेचर रहता है। तो इस हवाले से अभी की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल माइनस में ही टेम्परेचर चल रहा है। और पहलगाम या फिर सिंथन टॉप या कोकरनाग एरियाज की अगर हम बात करेंगे या फिर काजीगुंड एरियाज की बात करेंगे तो वहाँ जो बीती रात थी तो वहाँ पर जो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस था वो काजीगुंड था। और आज की रात की अगर हम बात करेंगे, अभी तक जो वेदर डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो उस हवाले से अभी जो टेम्परेचर्स है उसका चार्ट हमारे पास अभी तक मौसूल नहीं हो पाया है। लेकिन ये बात जरूर है कि टेम्परेचर जो है वो मनफी में चला जा रहा है। और पहले ही जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने एक वार्निंग जारी कर दी है या प्रेडिक्शन जारी कर दी है कि जो 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो कश्मीर को हिट करने जा रही है। और 7 और 11 तारीख तक जो है 7 और 11 तारीख जो 7 और 11 जनवरी है तो उसके दरमियान जो बागाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जो है दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। और जो मैदानी इलाके हैं 11 से 13 जनवरी तक जो है वहां बर्फबारी हो सकती है। तो इस हवाले से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है महकमा मौसमियात की तरफ से कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे या मुगल रोड या जो हिली टेरेन्स है तो वहां पर जो ट्रैवलर्स है उनको एहतियात बरतने की काफी जरूरत होगी। और जो वहां पर मकीन है यानी कि जो वहां के बाशिंदे हैं तो उनको भी एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत होगी। तो चलिए मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। और इसी मौजू पर हमारे साथ मुनीर गुलमर्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, आप शहर आफाक गुलमर्ग से जुड़े हुए हैं, वहां पे मौसमी सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए इंशा, गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग में हर
माइनस टेम्परेचर रहता है, और उसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं, चाहे टंगमग हो, ड्रंग हो और दूसरे मैदानी इलाकों की बात करें, और शदीद सर्दी की लहर जारी रहती है, क्योंकि अब यहाँ चले कलान का मौसम जो चल रहा है। और गुलमर्ग में पहलू यह है कि जब मनफी दर्जा हरारत रहती है और वहाँ जो लोग हैं और वो जुड़े रहते हैं और सयाह जो है वो उसमें खूब आनंद ले रहे हैं, अगर मैदानी इलाकों में लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आ रहे हैं, दुश्वारियाँ आ रही है सर्दी की वजह से, क्योंकि अब नज़ला जुकाम और फीवर बढ़ने लगता है इस मौसम में। और आज दिन की अगर हम बात करें, क्योंकि आज सुबह सवेरे से ही जो आबर आलूद मौसम है नजर आ रहा है, क्योंकि आज पेशन गोई भी है कि के बाद जो है बर्फबारी होगी पहाड़ी इलाकों पर और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और इसके साथ ही आज सुबह सवेरे धुंध भी छाया रहा है और मुख्तलिफ जो मैदानी इलाके हैं, और गुलमर्ग में शदीद सर्दी है, मनफी दर्जा हरारत है। और आज दोपहर के बाद ये उम्मीद करेंगे हम कि गुलमर्ग में जहां सयाह जो है वो मुंतजिर रहते हैं वहां बर्फबारी को लेकर और वहां बर्फबारी होगी, और इसके साथ साथ यहाँ मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त गुलमर्ग में कितना दर्जा हरारत है? देखिए, अभी जो मेट डिपार्टमेंट का जो सुबह सवेरे से उनका लिस्ट आया है, अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आया है। और कल अगर हम बात करें, कल भी -8 टेम्परेचर था, और उसके साथ साथ जो मैदानी इलाकों में भी शदीद सर्दी है। और इस तरह गुलमर्ग के अंदर अभी कई इंच बर्फ जो है वो जमा है, और जो चंद दिन पहले बर्फबारी हुई है, और अभी भी आज उम्मीद करते हैं कि वहां बर्फबारी होगी। और जो शदीद सर्दी की अगर हम बात करें, वहां पे जो यकबस्ता वेज़ान होते हैं, जो नल है, पाइप्स है, वो जम जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल जम जाते हैं। और इसी मौजू पर हमारे साथ आबिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़गाम से। आबिद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कोई हवाई सर्विस के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जी सर, बिल्कुल। बात अगर आप कर रहे थे कि कश्मीर इन दिनों शदीद जो सर्दी है उसकी लहर यहाँ पर है, तो इस तरह का जो माहौल है बड़गाम में भी है। हालांकि आपने एयरपोर्ट की बात की, क्योंकि हर बरस यहाँ पर जो चैलेंज रहता था, थोड़ा सा मौसम खराब हो जाता था तो परवाजें डिले होती थी, और या तो कैंसिल होती थी या डिले होती थी, तो लोगों को काफी मुश्किलात का सामना होता था, क्योंकि श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करने वाली जो शाहरा है वो अक्सर बंद रहती है। ऐसे में लोग जो आसान तरीका था उन्हें सफर करने का वो हवाई जहाज था, लेकिन वो बंद रहता था क्योंकि धुंध होती थी। लेकिन इस मरतबा इंतजामिया ने जिसे बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो प्रोजेक्ट्स है, उनमें डेवलपमेंट की, उनमें सुधार लाया। इसी तरीके का सुधार एयरपोर्ट पे भी देखने को मिला, और कुछ हद तक जो विजिबिलिटी का मसला था उस पर काम किया गया। और आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में जो विजिबिलिटी है वो वहां पर कम से कम मतलब 500 मीटर के आसपास की जरूरत होगी। यानी धुंध में भी अगर धुंध होगी उस टाइम में, मतलब अगर शदीद धुंध होगी या उससे कम धुंध होगी, तो उस वक्त भी जो परवाज है वो अपना जो सफर है वो जारी रख सकती है। तो इस मरतबा क्योंकि शदीद सर्दी, हालांकि मौसम उस तरह अभी खराब नहीं हुआ, हालांकि सर्दी है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा गुज़श्ता बरसों से, तो धुंध काफी होती थी। इस तरह से जो परवाजें थी वो मनसूख होती थी। तो इस बरस अभी धुंध उतनी नहीं है, हालांकि कड़ाके की ठंड है, बहुत जबरदस्त ठंड है, लेकिन बर्फबारी जिस तरह से होती है। आबिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट डिले हो जाती है या पूरी तरह से मुअत्तल हो जाती है, क्या इंतजामिया की जानिब से उनके लिए कोई इंतजाम किए जाते हैं? इंशा इस मरतबा क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे पैसेंजर से, हालांकि परसों कुछ परवाजें डिले हुई, पैसेंजर घूम रहे थे। मसला एक ही आता है, अगर वो एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट में क्योंकि ठंड है, एयरपोर्ट में अंदर क्योंकि वो वेट करते रहते हैं, एयरपोर्ट में अंदर बैठने का उस तरीका का इंतजाम नहीं है कि मुसाफिर को राहत मिले। लगातार ये हर बरस की कहानी है, क्योंकि कश्मीर में मौसमी सरमा कोई नई बात नहीं है। ऐसे में परवाजें भी लगातार ये हर बरस मनसूख होती है, ये सिलसिला चलता जा रहा है। लेकिन इंतजामिया जिस तरह से लोग मुसाफिर हम बात करेंगे, वो कंप्लेंट कर रहे थे कि अगर परवाजें मनसूख होती है या कैंसिल होती है, उसके बाद एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि जो मुसाफिर है उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस तरीके का कुछ एयरपोर्ट पे उतनी स्पेस नहीं है, तो मुसाफिर भी काफी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है।
ऐसे में इंतजामिया ने कहा था वो इकदाम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा जो वो दावे कर रहे हैं वो कितने सच साबित होंगे। बिल्कुल आबिद, अगर हम बात करेंगे कि जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट डिले हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, तो चूंकि कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का माहौल बना रहेगा एयरपोर्ट्स पे तो इससे सयाहों पर कुछ असर पड़ेगा? जी यकीनन, क्योंकि हर कोई मतलब आसान सफर चाहता है और लोग इसी वजह से जो हवाई सफर है उसको चुनते हैं। और अगर इस हवाई सफर में भी आपको मुश्किलात का सामना होता है, ये यकीनन लोग तो मतलब कम आएंगे। ऐसे में इंतजामिया को चाहिए, क्योंकि ये लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा है इस बरस अभी वो मसला नहीं हुआ है, लेकिन देखा है कि जो पैसेंजर होते हैं वो काफी मुश्किलात का सामना होता है। दूर दराज इलाकों से आते हैं या बाकी रियासतों से आते हैं, फिर उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो जाती है, तो इसमें वो काफी वो क्या बोलते हैं मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। हमारे साथ मुनीर भी जुड़े हुए थे और हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके थे, दोनों का हम बेहद शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।